हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा और कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में जितना इजी हो सके उतने इजी तरीके से आपको ये पढ़ा सके। आज का मेरा मेन फोकस है उन बच्चों पर जो फिजियोथेरेपी की तैयारी करते हैं। फिजियोथेरेपी में अक्सर हमें उन बीमारियों के बारे में जानना होता है, खास करके जो मसल से रिलेटेड होते हैं, जो बोन से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी मतलब जो अगर वैसे कोई भी पर्सन है जो कि बोनी डिफॉर्मिटी, नर्व इम्पेयरमेंट, मसल इंजुरी, मसल स्टिफनेस, इन सब तरीके की बीमारियों से जो जूझ रहे होते हैं, फिजियोथेरेपी का वहाँ पर बहुत अच्छा रोल है। और फिजियोथेरेपी क्या है? ये अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी मेरा स्पेशल एक टॉपिक होता है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ उन्हें ज़रूर बोलता हूँ कि तुम क्लिनिकल एनाटॉमी पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। क्या होता है, हम एनाटॉमी तो पढ़ रहे होते हैं, अब एनाटॉमी हमें कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारा सेंस हमें अप्लाइड एनाटॉमी में बताता है, जिसे हम क्लिनिकल एनाटॉमी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। मतलब आर्म, पिछले दिन हम लोग जो भी पढ़े वो उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़े। नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब भाई शरीर है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो मेरा एक पर्टिकुलर साइट है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में ये 5 फैक्टर होते हैं जो कि हमारे बॉडी में किसी तरीके की इंजुरी, पेन, किसी तरीके का सिंड्रोम डेवलप करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जिसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं मसल। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मसल बोन के ऊपर ओवरलॉज है, तो जो भी इंजरी होगा वो सबसे पहले मसल के पास जाएगा। तो ये आ गया आपका मसल। मसल को सप्लाई कौन दे रहा है? तो नर्व। तो यहाँ पर अगर इंजरी हुआ तो नर्व इंजरी भी होना बहुत कॉमन चांस है। अगर नर्व इंजरी हो रहा है, मसल इंजरी हो रहा है, तो क्या हमारा ब्लड सप्लाई सेफ रहेगा? नहीं। तो यहाँ पर भी इसके भी इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे बोन एंड जॉइंट। अगर किसी भी तरीके से कहीं भी अगर हमें ट्रॉमा लगता है, इंजरी होता है, हम कहीं फॉल कर जाते हैं, तो हमारा बोन एंड जॉइंट में भी अफेक्ट हो सकता है। और लास्ट है आपका एक कॉमन क्लिनिकल फीचर, मतलब क्या क्या बीमारी हो सकता है जनरली। इन शॉर्ट, अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में अगर किसी को चोट लगता है, किसी को इंजरी होता है, तो एक कॉमन कौन सा आपका सिम्टम डेवलप हो सकता है, कॉमन कौन सा सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। तो बस इन्हीं के बारे में हम आज चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले है आपका मसल। तो आपने पढ़ा था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल होते हैं। सबसे पहला बाइसेप ब्रेकियाई, दूसरा ब्रैकियलिस और तीसरा कोरैकोब्रैकियलिस। इन तीनों का कहाँ रीजन होता है ये सब भी आप लोग को बताया था। अब देखिए बाइसेप ब्रेकियाई में अगर किसी को इंजरी होता है, अगर सपोज अगर बाइसेप ब्रेकियाई में किसी को इंजरी हो रहा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा चांस होता है उसके टेंडन के रप्चर होने का। टेंडन अगर रप्चर हो जाएगा, यानी टेंडन अगर रप्चर हो गया, तो यानी कि जहां पर उस मसल जो है बोन को जहां पर पकड़ रहा है वो पकड़ ढीला हो गया। जैसे ही पकड़ ढीला होगा तो आपके फ्लेक्शन का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज उठा रहे हैं, अब सपोज करो आपको इंजरी हो रहा है खासकर किस जगह, और आप अपने एल्बो को फ्लेक्शन करना चाह रहे हो, तो आप उस समय इतना भी लाइट नहीं रहोगे ना कि आप अपने हाथ को ऐसा सीधा कर सको। अनबियरेबल पेन होता है उस समय। तो वैसे किसी कंडीशन में अगर बाइसेप ब्रेकियाई में अगर इंजरी होता है, तो वैसा ही एक कंडीशन डेवलप होता है जहां पर आपका फ्लेक्शन का स्ट्रेंथ जो होता है वो काफी कम हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं ब्रैकियलिस में। तो ब्रैकियलिस मसल का इंजरी तब होता है जब आपका एल्बो जॉइंट, यानी कि आपका ये जो जॉइंट है ये जब फ्रैक्चर होता है, तब चांसेस होता है ब्रैकियलिस मसल के इंजर्ड होने का। तीसरा है कोरैकोब्रैकियलिस। कोरैकोब्रैकियलिस क्या होता है? मे कॉज कंप्रेशन ऑफ द नर्व एट द साइट ऑफ इंजरी। कोरैकोब्रैकियलिस ऐसे ही इंजर्ड नहीं होगा, वहां पर नर्व सप्लाई होना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ऐसी जगह पे इंजरी हो गया है जहां पर उसका या जहां पर ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का सप्लाई होना था। जैसे ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये आपका निकलता है C5 to C7 ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस।
अब सपोज करो कि जहाँ से नर्व निकल रहा है उसका जो पाथवे वहीं पर अगर इंजरी हो जाए तो कोराकोब्रैकियलिस को सप्लाई देना बंद कर देगा, और जैसे ही सप्लाई देना बंद होगा तो वहाँ पर अपने आप डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इंजरी होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम नर्व सप्लाई में। अब नर्व सप्लाई आपको पता है कि अगर कोई भी पार्ट अगर फ्रैक्चर्ड होता है तो वहाँ पर नर्व सप्लाई सबसे इजीली, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई ये दो चीज ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब नर्व सप्लाई में क्या होता है, अगर सपोज करो कि अगर यहाँ पर नर्व इंजरी हो रहा है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व अगर इंजर्ड हो रहा है तो वो क्या करवा सकता है, तो इट कैन कॉज वीकनेस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन एंड सेंसरी लॉस। अब ये आपका एल्बो फ्लेक्शन को वीक कर सकता है और वहाँ पर किसी भी तरीके का सेंस, वहाँ पर अगर कोई किसी भी तरीके का सेंस आता है तो वो सेंस वहाँ पर लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं, अब यहाँ पर अगर इंजरी हो ही रहा है, अगर एल्बो जॉइंट का इंजरी हो रहा है तो हमारे एल्बो जॉइंट से दो नर्व और पास किए हैं जिसे हम बोलते हैं मीडियल नर्व और अल्नर नर्व। अब अगर मीडियल नर्व और अल्नर नर्व इंजरी हो जाएगा तो ये हमारे एल्बो, हमारे फिंगर, ये सारे भी क्या होंगे, फंक्शनलेस, सेंसेशनलेस हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट में सिर्फ एक ब्लड सप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रेकियल आर्टरी। अब अगर कहीं पर भी अगर इंजरी होता है तो बीच में एक कॉमन होता है ब्रेकियल आर्टरी जो कि डैमेज हो सकता है। इसके डैमेज हो जाने की वजह से आगे ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और सबसे प्रोर एरिया होता है सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। जैसे सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट कहाँ होता है, तो आप वापस ह्यूमरस में आओ, ह्यूमरस के एक एंटीरियर पार्ट में एक ऐसा कर्व बना होता है, एक ऐसा कर्व बना होता है, और बीच में ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा एलिवेटेड होता है। तो जो मीडियल साइड आपका होता है उसे हम बोलते हैं मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, और जो लैटरल पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। ये जब इसी कॉन्डाइलर पार्ट के पास जब इंजरी होता है तो वहां पर चांस होता है आपके ब्रेकियल आर्टरी के इंजर्ड होने का। फिर हम अगले में आते हैं तो आपका बोन एंड जॉइंट। तो आपको भी पता है कि अगर बोन एंड जॉइंट होंगे, अगर बोन एंड जॉइंट या सिर्फ बोन अगर इंजर्ड होता है, फ्रैक्चर होता है, तो वहां पर मसल, नर्व, ब्लड सप्लाई सब इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर बोन एंड जॉइंट में सबसे पहला आपका आ गया ह्यूमरस। अगर ह्यूमरस में फ्रैक्चर होता है, ह्यूमरस में किसी तरीके का इंजरी होता है, तो वहां पर ब्रेकियल आर्टरी, मीडियल नर्व, ये दोनों चांसेस होते हैं, हाई रिस्क के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंजरी हो सकता है, इनका जो फ्लो होता है वो कम हो सकता है। फिर आ जाते हैं हम एल्बो जॉइंट में। तो एल्बो जॉइंट में कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन ऑफ एल्बो जॉइंट। अब अगर एल्बो जॉइंट पर इंजरी हो जाती है तो वहां पर जो टेंडन होते हैं उस टेंडन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है ड्यू टू इंजरी, which is also known as tendinitis. The inflammation of tendon is also known as tendinitis. और सबसे लास्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर। कॉमन क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला आपका आता है फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। तो फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस क्या कर सकता है ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे। फ्रैक्चर कैन डैमेज ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियल नर्व, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर दूसरा था कंपार्टमेंटल सिंड्रोम। कंपार्टमेंटल सिंड्रोम यानी कि अगर इस जगह पे इंजरी हो रहा है तो कौन कौन सा पैथोलॉजी, कौन कौन सा डिजीज डेवलप हो सकता है। तो सबसे पहला यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं आपका वेन, दूसरा आपका आर्टरी इन्वॉल्व हो सकता है, आपका नर्व इन्वॉल्व हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर दे तो ये तीनों इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे आपके हाथ पर कुछ बहुत ज़्यादा वजन, कोई हैवी वेट सब्सटेंस अगर आपके हाथों पे गिर जाए तो वहाँ पर चांस होता है, क्योंकि एक्सेस प्रेशर लग रहा है, एक्सेस प्रेशर लग जाने की वजह से वेन, आर्टरी, नर्व और साथ ही साथ वहाँ का जो मसल होगा वो कंप्लीट पूरी तरीके से वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। और जहाँ पर भी अगर मोर देन वन पार्ट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट इज नॉट सिम्टम, दैट इज सिंड्रोम। तो वहाँ पर आपका एक सिंड्रोम प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे कंपार्टमेंटल सिंड्रोम। और सबसे लास्ट क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा क्या होता है, तो आपकी एल्बो में यहाँ पर एक गड्ढा बनता है, ये पार्ट यहाँ पर एक डिप्रेस्ड हॉलो पार्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। जितने भी नर्व होते हैं वो यहीं से पास करते हैं। अब अगर क्यूबाइटल फोसा का इंजरी हो सकता है तो वहाँ पर हाई चांस होता है कि वो वेनस पंक्चर करवा सकता है, वेनस इंजरी करवा सकता है। मेरा मेन फोकस क्या था कि मेरा मेन फोकस ये था कि फिजियोथेरेपी के बच्चे अच्छे से इन सभी बीमारियों को डायग्नोज करें, सिर्फ एक पर्पस के अकॉर्डिंग। ये आज का पूरा चार्ट बना हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से देखिए और पढ़िए और बने रहिए मेडेस एकेडमी पर। थैंक यू।